गुड मॉर्निंग। आज हम मोहन राकेश लिखित विज्ञापन युग यह रचना देखेंगे। यह जो रचना है विज्ञापन युग, इसका हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, क्योंकि जब हम जीवन यापन करते हैं तो कैसे कैसे क्या बोलते उसको, कैसे कैसे हमारे सामने जो प्रचार प्रसार होता है, कैसे कैसे हमें फंसाया जाता है, किस चीज़ का उपयोग करने के लिए हमें प्रेशराइज किया जाता है, बार बार बताया जाता है कि ये चीज़ कैसे अच्छी है और कितनी अच्छी है, कितनी उपयोगी है, और हम वो लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे जो है विज्ञापन कला, तो इसे विज्ञापन युग है। आज का युग कैसा विज्ञापन युग है, उसके सिवा कुछ होता है नहीं। जब घर से बाहर निकलो तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, एक पे एक फ्री है, जो ऐसे हमें भ्रमित किया जाता है। तो ऐसे युग में हमें कैसे जीना है और कैसे किस चीज़ का उपयोग हमें हमारे जीवन में कर लेना है, तो यह एक विज्ञापन युग है। तो उसकी रचना मोहन राकेश ने की है। और ऐसे मोहन राकेश का अल्प सा परिचय यह है कि उनका जन्म 1925 में अमृतसर पंजाब में हुआ। मोहन राकेश प्रसिद्ध नाटककार तो है ही, साथ ही वे कहानीकार एवं निबंधकार के रूप में भी प्रख्यात है। हिंदी साहित्य में उनका योगदान उल्लेखनीय है। वे अध्यापक, पत्रकार एवं प्रसिद्ध पत्रिका सारिका के संपादक भी रहे। उन्होंने नाटकों को एक नया आयाम दिया। उन्हें आधुनिक हिंदी नाटकों का मसीहा कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे उनके प्रसिद्ध नाटक है। अंधेरे बंद कमरे में एवं न आने वाला कल उनके उपन्यास है। उनके यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक में संकलित है। जीवनी विधा में भी राकेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने अनेक साहित्य की जो विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में उन्होंने अपना साहित्य सृजन किया है। तो ऐसे मोहन राकेश जी की यह विज्ञापन युग, यह हम निबंध या रचना हम देखेंगे। आप तो सब विज्ञापन से, जाहिराती से तो परिचित है कि नहीं, अवगत है हो कि नहीं हो? अच्छा। मेरे पड़ोसियों की मुझ पर ऐसी कृपा है कि रात को सोने तक और सुबह उठने के साथ ही मुझे गज़लें, भजन और गीत, और उनके साथ साथ चाय, तेल और सिर दर्द की टिक्कियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं। सुबह सुबह रेडियो कोई सुनता है तो उस पर कैसे कैसे विज्ञापन आते हैं, आपको पता ही है। अब तो मुझे विज्ञापन सुनने का ऐसा अभ्यास हो गया है, अभ्यास यानी कि सराव हो गया है, कि अन्यत्र भी कहीं मैं गालिब की गज़ल सुनता हूँ या सुरदार का भजन सुनता हूँ या कोई अच्छा सा गीत सुनता हूँ, तो उसके साथ मेरे दिमाग में अपने आप यह शब्द गूंजने लगते हैं, क्या आपके सिर में दर्द रहता है? सिर दर्द से छुटकारा पाइए, एक गोली लीजिए, सिर दर्द गायब। यानी कि ऐसा अभ्यास है, ऐसा सराव है, इतना उसके हमें उसकी इतनी मुझे आदत सी हो गई, तो मैं कहीं भी जाऊँ अन्यत्र और कोई गज़ल भी सुनो तो भी मेरे दिमाग में क्या गूंजते रहता है, क्या आपके सर में सिर दर्द है? तो फिर इससे छुटकारा पा लीजिए और यह गोली लीजिए। परिणाम यह है कि अब मेरे लिए कोई गज़ल नहीं रही, कोई गीत नहीं रहा, सब किसी न किसी चीज़ का विज्ञापन बन गया है। दिन भर एक गीत और विज्ञापन मेरा पीछा करते रहते हैं। पहले बहुत मीठे गले में रहना नहीं, देश वीराना है कि लय, और उसके तुरंत बाद, क्या आपके शरीर में खुजली होती है? खुजली का नाश करने के लिए ही रामबाण औषधि है, ये कर लो। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि देखो, हम हमारे गीत में या कोई ऐसा परिषद है, कोई ऐसी चर्चा सत्र है, संगोष्ठी है, तो सुनने में, हम वो विषय सुनने में रुचि ले रहे होते, हमारा मन मग्न हुआ होता है, फिर अचानक से विज्ञापन आ जाता है बीच में, तो उनको ये अच्छा नहीं। उन्होंने बताया कि मैं आदी हो गया उनसे, कि अभी मेरे लिए कोई गीत नहीं है, विज्ञापन तुरंत बीच में आ जाता है, और पहले बहुत मीठे स्वरों का आस्वाद लेते अचानक, क्या आपके शरीर में खुजली है? खुजली का नाश करने के लिए एक ही रामबाण औषधि है, कर लो। कबीर साहब क्या कर सकते हैं? खुजली कंपनी उनकी जिस रचना पर चाहे अपनी मोहर चस्पा कर सकती है। अब देखो, आप ये क्रिकेट वगैरह भी देखते हो, जाहिरात का कितना प्रचार प्रसार होता है,
तो उसके उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन सामने वाले कितने बोर हो जाते हैं। इतने अच्छा पिक्चर मूवी अगर हम देखते हैं तो बीच बीच में जाहिरात आ जाती है, तो वो डिस्टर्बेंस अड़थड़ा आ जाता है जीवन में, वो हम सुनते नहीं हैं, वो दिनचर्या बिगड़ जाती है, फिर हमारी रुचि खत्म होने लगती है। ये भी कहा है उन्होंने कि अपनी मोहर चस्पा कर सकती है। चश्मा, चस्पा का मतलब क्या है? चस्पा मतलब चिपका देना, यानी कि अपनी मोहर चिपका देना। अब ये आम बात गीतों गजलों तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे चारों ओर एक ही चीज का नया मूल्य उभर कर आया है, जो आज तक के मूल्य से सर्वथा भिन्न है। यानी कि उन्होंने सब किस किस बात का प्रचार प्रसार होता है, सारांश यही है कि किस किस बात का प्रचार प्रसार होता है, यह उन्होंने वहाँ दिखा दिया है। डबल रोटी, यानी कि उनका विज्ञापन के बारे में उन्होंने ये बताया कि विधाता ने बारीकी से इतनी धरती बनाई है, लेकिन धरती पर जो भी चीज निर्माण हो जाती, तो उस वो चीज को बेचने के लिए क्या क्या एक दूसरे के विज्ञापन देना पड़ता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है यहाँ, गेहूं की फसल एक कपड़े की मिल का विज्ञापन है, क्योंकि नई फसल से प्राप्त हुए पैसे का एक ही उपयोग है कि उससे कपड़ा खरीदा जाए। कपड़े कपड़े की मिल का डबल रोटी की बेकरी का विज्ञापन है, क्योंकि मिल के काम करने वाले तभी काम पर जा सकते हैं जब वे डबल रोटी खा चुके हैं। और बेकरी वाटरप्रूफ जूतों का विज्ञापन है, क्योंकि जब तक वाटरप्रूफ जूते न होंगे तब तक बारिश में इंसान डबल रोटी जैसी साधारण चीज भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें एक दूसरे का विज्ञापन है, यानी कि एक चीज दूसरे पे ऊपर अवलंबित है, और उसका प्रचार कैसे लोग करते हैं और हम उसमें कैसे फंस जाते हैं, और उसकी उपयोगिता भी बहुत सारी है। फूल इत्र की शीशी का विज्ञापन है, तो इत्र की शीशी फूलों का विज्ञापन है। पत्र लेखन का विज्ञापन है, लेखन पत्र का विज्ञापन है। बहुत सी चीजें अपना विज्ञापन आप देती है, जैसे उपदेशकता, आलोचकता है, नेतागिरी। उपदेशकता यानी शिक्षा देना, कोई कोई विज्ञापन से हमें सीख भी मिलती है। और आलोचकता, आलोचकता कैसे, यानी गुण दोष बताना। आलोचकता उपयोग क्या है? त्रुटि निकालने वाला। नेतागिरी यानी कि दबंगगिरी, वो अग्रसर नेतृत्व करना, वो इस उस चीज का वो नेतृत्व करता है। यानी कि डबल रोटी जब तक खा नहीं सकते तब तक आप काम पे नहीं जा सकते, जब तक आप च्यवनप्राश नहीं ले सकते तब तक आपकी एनर्जी नहीं आएगी। यानी कि सब एक दूसरे का नेतृत्व करते हैं। विज्ञापन कला जिस तेजी से उन्नति कर रही है, उससे मुझे भविष्य के लिए और भी अंदेशा है। अंदेशा, शक, दुविधा है। यानी कि जैसे उन्नति कर रही है विज्ञापन, तो मेरे मन में दुविधा आ रही है कि विज्ञापन के सिवा कोई आगे नहीं जा रहा है। कैसे, क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत महोत्सव पर जो डिग्रियां दी जाएंगी, उसके निचले कोने में छपा रहेगा, आपकी शिक्षा के उपयोग का एक ही मार्ग है, आज ही आयात निर्यात का धंधा आरंभ कीजिए, मुक्त सूची पत्र के लिए लिखिए। नीचे नंबर वगैरह दिया होता है, यानी कि हर चीज़ देते हैं। घूमने जाओ तो वहाँ घूमने भी नहीं देते, देखते हैं ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कभी घूमने जाओ तो फिर वहाँ आता है कोई पर्ची लेकर, अरे साहब आपका वजन बढ़ गया है तो हम उसको कम कर देंगे, अगर कम है तो बढ़ा देंगे। ऐसी चीज़ें उन्होंने बताया है कि आपकी शिक्षा के उपयोग का एक ही मार्ग है कि आज ही आयात निर्यात का धंधा चालू कीजिए। देखो, ग्रेजुएशन हुए बराबर जाहिराती का अवलंब, एग्ज़ाम रिजल्ट लगे बराबर इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, हमारे कॉलेज में सुविधा है, इसका प्रचार प्रसार चालू हो जाता है, उसकी जाहिरात चालू हो जाती है। बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि साहित्य में अभिरुचि रखने वालों को इक्का मार का साबुन बनाने वाली की एक तुच्छ भेंट। क्यों? और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगी आगे चलकर कि जब एक दुल्हा बड़े अरमान से दुल्हन ब्याह कर घर लाएगा और घूंघट हटाकर उसके रूप की प्रशंसा में पहला वाक्य कहेगा, तो दुल्हन मधुर भाव में आँख उठाकर हृदय का सारा दुलार शब्दों में उड़ेलती हुई कहेंगी, बताओ मैं क्यों सुंदर दिखाई देती हूँ? यह इसलिए कि मैं प्रतिदिन प्रांत उठकर 9991 नंबर के साबुन से नहाती हूँ। कल से आप भी घर में 9991 नंबर का साबुन रखिए। इसकी सुमधुर गंध सारा दिन दिमाग को ताज़ा रखती है, और इसके मुलायम झाग से त्वचा बहुत कोमल रहती है, और इसकी बड़ी टिकिया खरीदने से पैसे की भी किफ़ायत होती है। देखो, उन्होंने ये कहा है कि जहाँ भी जाओ
हर चीज का विज्ञापन होते हुए, नुमाइश करते हुए सब देखेंगे, यानी कि मेरे सौंदर्य का राजे है। वो दुल्हन भी कहेंगे मैं क्यों इतनी सुंदर दिख रही हूँ, तो क्योंकि मैं 9991 का नंबर का साबन मैं उससे रोज नहाती हूँ, वो भी 9 बजे। तो आने वाले कल की बात है। वैसे आज भी स्थिति यह है कि मुझे हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं। जहाँ विज्ञापन हो वहाँ भी, और जहाँ न हो वहाँ भी मेरा मस्तिष्क, चेहरे, हर ध्वनि और हर नाम का संबंध किसी न किसी विज्ञापन से साथ जोड़ देता है। यानी कि मेरे घर में जो भी चीज़ है, मैं जहाँ भी जाऊँ, मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में, हर जगह, हर ध्वनि में जो मेरे कान में गूंजती है, सब जगह विज्ञापन ही विज्ञापन मुझे दिखाई देता है। और विज्ञापन के लिए तो ऐसा उन्होंने कहा है, इस विज्ञापन युग, यानी कि ये जो युग विज्ञापन युग है, और इस विज्ञापन युग की उपयोगिता, गुण दोष सब उसमें आप क्या अपने को दिखाई देते हैं। ठीक, ओके।